नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम राजस्थान का इतिहास विषय पढ़ रहे थे। उसमें हमने महत्वपूर्ण जो राजवंश थे उनके बारे में अध्ययन कर लिया था, जो भी हमारे इतिहास के संदर्भ में आते हैं, राजस्थान के इतिहास से संदर्भ। तो वो सारी चीज़ें हमने राजवंशों के बारे में देख ली थी। आज हम मॉडर्न जो राजस्थान हिस्ट्री है उसके अंतर्गत राजस्थान में 1857 की क्रांति विषय का अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति। मुख्य रूप से 1857 की क्रांति जो इंडियन हिस्ट्री है उसकी पार्ट के अंतर्गत हम उसका इंडियन हिस्ट्री का ये विषय है 1857 की क्रांति। लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति का किस प्रकार का प्रभाव रहा उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति की सबसे पहले हम यहाँ पर पृष्ठभूमि देखेंगे, किस प्रकार से, जैसे कोई भी अगर क्रांति होती है तो उसके कुछ न कुछ कारण निश्चित तौर पर होते हैं। क्रांति के कारण निश्चित तौर पर होते हैं। क्यों, ऐसे क्या कारण रहे होंगे जिनके द्वारा 1857 की क्रांति राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने आती है। तो देखिए, 1817-18 ईस्वी में राजस्थान की जितनी भी रियासतें थी, उन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली, संधि कर ली। 1817-18 लगभग जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के साथ में क्या करती हैं, संधि कर लेती हैं। ठीक है। और ये संधि जब की तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1817-18 ईस्वी में राजस्थान की अधिकतर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी, संधि कर ली थी। आश्रय पार्थक्य नीति, आश्रय पार्थक्य संधि कह सकते हैं। तो इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? इसका जन्मदाता माना जाता है लॉर्ड हेस्टिंग्स को। यानी इसके अंतर्गत राजस्थान की जो रियासतें थी वो अंग्रेजों के अधीन हो गई, अंग्रेजों के अधीन होकर कार्य करने लगी, अंग्रेजों का उन्होंने आश्रय प्राप्त कर लिया। तो आश्रय पार्थक्य संधि या नीति का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स को माना जाता है। इसके अलावा आपने सुना होगा सहायक संधि, अंग्रेजों के सहायक के रूप में काम। तो सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेलेस्ली को। और सहायक संधि के अंतर्गत प्रत्येक रियासत में ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की गई, जिसको पॉलिटिकल एजेंट कहा गया। ब्रिटिश अधिकारी जिसको क्या कहा गया? पॉलिटिकल एजेंट कहा गया, पीए जिसको कहते हैं। सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। ये लगभग 1798 ईस्वी की लगभग की बात है। भारतवर्ष में जो पहली रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की तो थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। निजाम अली प्रथम उस समय यहाँ का शासक था। 1798 की बात है। यहाँ का शासक कौन था? निजाम अली प्रथम। तो इसके समय सहायक संधि की गई थी। भारत की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि की थी, हैदराबाद। और इसके अंतर्गत सहायक संधि का मतलब क्या होता था कि यहाँ पर प्रत्येक रियासत में एक ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ब्रिटिश अधिकारी को क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। तो प्रत्येक रियासत में ब्रिटिश अधिकारी की नियुक्ति हो गई, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में वो कार्य करेगा। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि जो रियासत की कोई भी आंतरिक सुरक्षा
या कोई विदेश नीति होती थी वो कौन तय करने लग गए? अंग्रेज तय करने लग गए कि रियासत की किसी भी प्रकार की आंतरिक प्रशासन से संबंधित, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विदेश नीति क्या होगी, ये सारा का सारा काम पहले तो रियासतों के राजा करते थे, लेकिन इस संधि के अंतर्गत अब तय हो गया कि ये सारा का सारा काम कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। और इसके ऊपर जो खर्चा होगा वो राज्य को उठाना पड़ेगा। खर्चा किसको उठाना पड़ता था? राज्य को। खर्चा राज्य को उठाना पड़ता था। तो इसके अंतर्गत हैदराबाद पहली रियासत रही जिसने सहायक संधि की 1798 में, और 1803 में राजस्थान की पहली रियासत भरतपुर, राजा रणजीत सिंह थे उस समय। और विस्तृत और व्यापक संधि किसने की? तो सहायक संधि के अंतर्गत विस्तृत और व्यापक संधि की अलवर ने। ये भी 1803 की बात है। ये बातें ध्यान में रखनी है। इसी से जुड़ी हुई यही चीजें हैं, आगे जाकर यही संधि सहायक संधि आश्रय पार्थक्य नीति के रूप में तब्दील हो जाएगी। आश्रय पार्थक्य नीति का जन्मदाता लॉर्ड हेस्टिंग्स था, सहायक संधि का जन्मदाता वेलेजली है। वही बात यहाँ पर हो जाएगी, सेम वो क्यों हुई कि इसके अंतर्गत पॉलिटिकल अधिकारी या ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी के रूप में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की गई, इधर रेजिडेंट के रूप में वो काम करने लग जाएगा फिर। और रियासतों की जो आंतरिक प्रशासन है, सुरक्षा है, विदेश नीति है, वो अंग्रेज तय करने लग गए और इसका खर्चा राज्य को उठाना पड़ता था। भारत की पहली रियासत हैदराबाद सहायक संधि में। इधर आश्रय पार्थक्य नीति के अंतर्गत पहली जो रियासत थी वो करौली थी। इसको प्रमुखता नहीं मिलती है करौली को। ये बात है 15 नवंबर की 1817 को करौली ने संधि की। हरबख्श पाल ने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली? संधि कर ली। मौखिक रूप से संधि की, लेकिन आश्रय पार्थक्य नीति के अंतर्गत विस्तृत और व्यापक संधि करने वाली जो पहली रियासत रही वो कोटा रही। विस्तृत और व्यापक संधि किस रियासत ने की? तो ये कोटा ने। कौन सी रियासत रही? कोटा। और यहाँ शासक कौन था? तो कोटा का शासक था उम्मेद सिंह। कोटा का शासक उम्मेद सिंह। और ये संधि कब हुई? तो ये बात है 26 दिसंबर 1817 को। और संधि के ऊपर हस्ताक्षर किसने किए? तो इसका दीवान था जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने क्या किया? हस्ताक्षर। तो ये भी ध्यान रखना है। आश्रय पार्थक्य नीति के अंतर्गत पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में विस्तृत और व्यापक संधि की वो थी कोटा। इसका शासक उम्मेद सिंह था। और संधि के ऊपर हस्ताक्षर किसने किए? तो कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला ने किए थे। ये ध्यान में रखना है। और अंतिम रियासत कौन थी? तो ये भी आपको पता है, अंतिम रियासत सिरोही थी। अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ में विस्तृत और व्यापक संधि की तो वो थी कौन सी? सिरोही। और सिरोही ने कब किया? तो ये 1823 में अंग्रेजों के साथ में संधि की। तो इस समय सिरोही का शासक कौन था? शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह। तो ये बातें भी ध्यान में रखनी है। अब इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ, यानी सहायक संधि हुई। आश्रय पार्थक्य नीति के अंतर्गत संधि अंग्रेजों ने राजस्थान की रियासतों के साथ में करना आरंभ कर दिया। तो कहने का मतलब जो राजाओं के पास में अपने पूर्ण और संप्रभु स्वतंत्र अधिकार हुआ करते थे, धीरे धीरे वो अधिकार सारे के सारे अंग्रेजों की तरफ जाने शुरू हो गए। अब जैसा अंग्रेज चाहते थे उसी प्रकार से राज्य की नीतियां तय होने लगी। शासक एक प्रकार से कहने का मतलब कठपुतली बनकर रहने लगा कि जो अंग्रेज तय करेंगे उसी के अनुरूप यहाँ के राजा को कार्य करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब राजा लोग भी अंग्रेजों के संरक्षण में कार्य करने लग गए थे। और फिर 1817-18 में ज़्यादातर रियासतों ने अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली। और इस संधि में प्रमुख जो भूमिका रही, संधि में जो प्रमुख भूमिका रही वो किसकी रही? प्रमुख भूमिका
वो चार्ल्स मेटकोफ की रही। प्रमुख भूमिका एक तो देख लें आप, चार्ल्स मेटकोफ, ये दिल्ली का रेजिडेंट था, इसकी प्रमुख भूमिका रही, दिल्ली का रेजिडेंट। तो अंग्रेजों के द्वारा जो यहाँ पर संधि की नीति अपनाई गई, इसमें प्रमुख भूमिका किसकी रही? चार्ल्स मेटकोफ की रही। ये कहाँ का रेजिडेंट था? तो ये दिल्ली का रेजिडेंट था। और इसके अलावा चार्ल्स मेटकोफ के अलावा जॉन मेलकॉम ये मालवा का रेजिडेंट था, इसकी भी प्रमुख भूमिका रहती है, मालवा का रेजिडेंट, तो इसकी भी यहाँ पर प्रमुख भूमिका रहती है। लेकिन मुख्य रूप से चार्ल्स मेटकोफ ही राजस्थान की रियासतों की ओर से जितने जो राजा हुए उनके साथ में इन्होंने ही संधि की थी। संधि के ऊपर हस्ताक्षर, यानी अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में चार्ल्स मेटकोफ की भूमिका ही प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है। ये छिपी हुई चीजें हैं कि पीछे से जॉन मेलकॉम ने भी राजस्थान राजपूताने के जितने जो शासक हुए, जितनी रियासतें हुई, उसके साथ संधि करने में इन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई थी। और इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड इनकी भी क्या रही? प्रमुख भूमिका रही थी संधि करने में। और कर्नल जेम्स टोड को जो अभी हम देख रहे थे यहाँ पर, जालिम सिंह झाला कोटा के जो दीवान हुआ करते थे, कोटा के दीवान, क्या नाम था? जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला ने कह भी दिया था कि अगले 10 वर्षों में अंग्रेजों का शासन पूरे भारतवर्ष में हो जाएगा। तो कोटा के दीवान झाला जालिम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड को ये बात कही थी कि अगले 10 वर्षों में अंग्रेजों का शासन किस में हो जाएगा? भारतवर्ष में स्थापित हो जाएगा। तो देखिए इनकी बात लगभग सटीक भी रही है, 10 तो नहीं, लेकिन आगे जाकर फिर संधि कर ली तो पूरी तरह से इन्होंने जो प्रशासन था वो अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। तो इनकी बात भी सच होती है झाला जालिम सिंह की, जो इन्होंने कर्नल जेम्स टोड को कही थी। तो ये बातें आपको, कुछ पृष्ठभूमि है 1857 की क्रांति से संबंधित, तो उसमें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो देखिए संधि की, तो संधि के अंतर्गत रेजिडेंट फॉर राजपूताना ये पद सर्जित किया गया। रेजिडेंट फॉर राजपूताना पद क्या किया गया? सर्जित किया गया। और डेविड ऑक्टरलोनी राजपूताने के प्रथम क्या बने? प्रथम रेजिडेंट बने। ये भी ध्यान रखना है, यानी दिल्ली में रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद सर्जित किया गया। और इसके अंतर्गत जो डेविड ऑक्टरलोनी है वो राजपूताने के पहले क्या बने? रेजिडेंट बने। फिर आगे जाकर 1832 ईस्वी में, 1832 में भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजपूताने के लिए एजेंट टू गवर्नर जनरल AGG का एक पद बनाया। (1832) में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने AGG का गठन किया, एक पद निर्मित किया। और AGG का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल के एजेंट के रूप में कार्य करेगा, जो कहाँ रहेगा? एक
जो संपूर्ण भूभाग है उसके अंतर्गत। यानी कहने का मतलब राजपूताने में एजीजी की नियुक्ति कब की गई? 1832 में। और इसके अंतर्गत प्रथम जो एजीजी बने मिस्टर लॉकेट, प्रथम एजीजी कौन बने? मिस्टर लॉकेट। यानी दिल्ली में रेजिडेंट फॉर राजपूताना का पद बना, डेविड ऑक्टरलोनी बने पहले रेजिडेंट 1832 में। फिर विलियम बेंटिंग ने गवर्नर के नीचे काम करने के लिए राजपूताने में एक नया पद बना दिया, एजीजी। यानी पूरे कहने का मतलब राजपूताने में यही कार्य करेगा, इसके नीचे जो काम करेंगे वो रेजिडेंट होंगे, पॉलिटिकल एजेंट होंगे। एजीजी की नियुक्ति कर दी गई और एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपूतानी का पहला बना कौन? मिस्टर लॉकेट। और एजीजी का मुख्यालय, इस एजीजी का मुख्यालय कहाँ किया गया? अजमेर। ये कहाँ बैठेगा? अजमेर। इसका मुख्यालय अजमेर होगा। मुख्यालय अजमेर स्थापित कर दिया। और फिर 1845 में व्यवस्था कर दी गई कि एजीजी का जो मुख्यालय है, एजीजी का मुख्यालय, एजीजी का मुख्यालय कहाँ होगा? आबू, माउंट आबू, सिरोही। माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में। यानी 1845 में एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू सिरोही कर दिया गया। क्योंकि आपको पता है गर्मियों में गर्मी हमारे जो राजस्थान का मध्य भाग है, पश्चिमी भाग है, उसमें काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। माउंट आबू थोड़ा ठंडा रहता है, तो इस कारण अंग्रेज लोग थे, इनको गर्मी पसंद नहीं थी, गर्मी सहन होती नहीं थी, तो इस कारण इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पर स्थानांतरित करवा दिया? माउंट आबू में। और इसके बाद में 1864 में ये व्यवस्था बन गई कि एजीजी का मुख्यालय 6 माह कहाँ रहेगा? अजमेर, और 6 माह कहाँ रहेगा? आबू। उसके बाद में निरंतर ये प्रवृत्ति बन गई 1864 से। तो ये एजीजी से संबंधित बातें हैं। अब देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई, तो 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था? सबसे इम्पोर्टेंट बातें यही हैं। 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजी कौन थे? तो एजीजी थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजपूताने के एजीजी बने जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कब? जब 1857 की क्रांति थी। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और ईस्ट इंडिया कंपनी का, EIC का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति कौन था? तो प्रधान सेनापति था जॉर्ज एनिसन। जॉर्ज एनिसन 1857 की क्रांति के समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रधान सेनापति था। और विद्रोह प्रारंभ होते ही इसको बदल दिया गया, इसके स्थान पर कॉलिन कैंपबेल को बना दिया गया। विद्रोह प्रारंभ होते ही इसके स्थान पर कौन आ गए? कॉलिन कैंपबेल। तो ये भी बात ध्यान रखेंगे, पहले जॉर्ज एनिसन थे, लेकिन जो ही विद्रोह प्रारंभ हो उसके पश्चात नए आ गए कौन? कॉलिन कैंपबेल। और इसके अलावा और बात करें, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पार्मिस्टन। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कुछ बेसिक बातें हैं, मेरे ख्याल से लगभग को ध्यान भी होंगी
एजीजी मिस्टर लोकेट बने थे पहले। 1857 की क्रांति के समय पैट्रिक लॉरेंस थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रधान सेनापति जॉर्ज एनिसन थे। जो ही विद्रोह प्रारंभ होते ही कॉलिन कैंपबेल को प्रधान सेनापति बना दिया गया। 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टन था और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और 1857 की क्रांति जब हुई तो राजपुताने में कहीं पर भी रेल मार्ग का निर्माण नहीं हुआ था, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात भी देखिए किस प्रकार से 1857 की क्रांति का प्रसार राजस्थान के कई भागों में हो गया था, पूर्व, इसके अलावा पश्चिम, इसके अलावा दक्षिण में। तो राजपुताने में रेल मार्ग का निर्माण कहीं पर भी नहीं हुआ था, कहीं पर भी रेल मार्गों का निर्माण नहीं। राजपुताने में कहीं पर भी रेल मार्गों का निर्माण नहीं हुआ था। कब? 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान में अंग्रेजों की 4 एजेंसियां काम करती थी। अंग्रेजों की कितनी एजेंसियां कार्य करती थी? 4। अंग्रेजों की 4 एजेंसियां कार्यरत थी। यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी एजेंसियां कार्य कर रही थी? तो 4 एजेंसियां कौन कौन सी थी? तो ये एक तो दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी, दूसरी बात करें तो पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी, तीसरी बात करें तो पश्चिमी राजपुताना स्टेट एजेंसी, और चौथी थी जयपुर राजपुताना स्टेट एजेंसी। और जो दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो ये था उदयपुर। बात करें पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी कोटा, इसका मुख्यालय कहाँ था? कोटा में। पश्चिमी थी, इसका था जोधपुर, और जयपुर वाली का कहाँ था? जयपुर। किन किन के अधीन थी? तो दक्षिणी राजपुताना स्टेट एजेंसी यहाँ मेजर सोवर्स के अधीन थी। पूर्वी जो राजपुताना स्टेट एजेंसी है मेजर बर्टन, ये मेजर नहीं, कैप्टन सोवर्स है। कैप्टन सोवर्स, कोटा में मेजर बर्टन, जोधपुर में मैकमोसन और जयपुर में कर्नल ईडन। इस प्रकार से राजपुताने में 4 एजेंसियां कार्यरत थी। दक्षिणी जो मेवाड़ राजपुताना स्टेट एजेंसी थी वो उदयपुर में, कैप्टन सोवर्स इसके प्रमुख थे। पूर्वी राजपुताना स्टेट एजेंसी कोटा में मेजर बर्टन इसके प्रमुख थे, इसके अधीन थी ये। पश्चिमी जो राजपुताना स्टेट एजेंसी थी वो जोधपुर में, मैकमोसन इसके प्रमुख थे, और जयपुर मुख्यालय जयपुरी है, और कर्नल ईडन इसके प्रमुख थे। इसके अलावा भरतपुर मोरिसन के अधीन था, और आबू सिरोही था वो कैप्टन जेडी हॉल उसके नियंत्रण में था। ये भी ध्यान रख लेंगे, भरतपुर मोरिसन के अधिकार में था, और सिरोही कैप्टन जेडी हॉल के नियंत्रण में था। तो इस प्रकार से 4 एजेंसियां कार्यरत थी। अब जब 1857 की क्रांति हुई तो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ये भी ध्यान रखें, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां
कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। चार अंग्रेजों की एजेंसियां हुआ करती थी, जो हमने यहाँ देखी हैं। 4 अंग्रेजों की एजेंसियां कौन कौन सी थी, कहाँ कहाँ थी, उसके प्रमुख कौन कौन थे। अब हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी? तो पहली आती है नसीराबाद, नसीराबाद के बाद में दूसरी आती है नीमच, मध्य प्रदेश में पड़ता है नीमच। तीसरी थी देवली, चौथी एरिनपुरा छावनी, एरिनपुरा पाली में जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था। एरिनपुरा के बाद में ब्यावर, और छठवीं जो सैनिक छावनी थी वो थी खेरवाड़ा। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। कौन कौन सी? नसीराबाद, दूसरी नीमच, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ये उस समय मेवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसके अधीन ही आती थी। देवली टोंक में, एरिनपुरा पाली में जो जोधपुर लीजन का मुख्यालय था। ब्यावर अजमेर में पड़ता है, और यहाँ मेर रेजिमेंट कार्य करती थी। खेरवाड़ा, यहाँ मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय था खेरवाड़ा। तो इन दोनों में तो क्रांति नहीं हुई, ब्यावर और खेरवाड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई। ब्यावर खेरवाड़ा में कोई क्रांति नहीं हुई। और ब्यावर के बारे में आपको ये पता होगा किसने, मिस्टर डिक्सन ने बसाया था इसको, मिस्टर डिक्सन ने। ब्यावर के बारे में और बात करें तो ये परकोटे का भारत में अंतिम नगर है, परकोटे का भारत में अंतिम नगर। मिस्टर डिक्सन ने बसाया। मिस्टर डिक्सन की समाधि भी ब्यावर में ही बनी हुई है। परकोटे का भारत में अगर कोई अंतिम नगर पूछा जाए तो ब्यावर ही है। खेरवाड़ा में ब्यावर खेरवाड़ा दोनों में कोई क्रांति नहीं हुई। खेरवाड़ा के बारे में ध्यान रखें, मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय था, मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय 1841 में गठित हुई थी मेवाड़ भीलकोर, इसका मुख्यालय था खेरवाड़ा। और जो मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय, और यहाँ खेरवाड़ा स्थित जो सैनिक छावनी थी इसका प्रमुख था कर्नल ब्रुक। खेरवाड़ा स्थित सैनिक छावनी के प्रमुख कर्नल ब्रुक थे। मेवाड़ भीलकोर का मुख्यालय कहाँ था? खेरवाड़ा। तो ये नीचे वाली दोनों है, ब्यावर और खेरवाड़ा, यहाँ कोई क्रांति नहीं हुई थी। ब्यावर के बारे में मिस्टर डिक्सन ने इसको बसाया था, परकोटे का भारत में अंतिम नगर माना जाता है। और बात करें हम एरिनपुरा, ये कहाँ पड़ता है? पाली में, और ये जोधपुर लीजन, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था। एरिनपुरा पाली किसका मुख्यालय था? जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था। देवली टोंक में पड़ता है। नीमच मध्य प्रदेश में, नीमच छावनी मेवाड़ के अंतर्गत ही आती थी, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अंतर्गत ही आती थी। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है। और नसीराबाद किसने स्थापित किया? तो ये भी ध्यान रखेंगे, ऑक्टरलोनी, ऑक्टरलोनी 1818 में सैनिक छावनी के रूप में स्थापित किया इसको ऑक्टरलोनी ने। और ऑक्टरलोनी को जो मुगल बादशाह थे, इन्होंने ऑक्टरलोनी को मुगल बादशाह ने नसीर की उपाधि दी थी। मुगल बादशाह ने इनको किसकी उपाधि दी? नसीर की उपाधि। इस नसीर की उपाधि जब इनको मिली तो इन्होंने इसी उपाधि के नाम पर शहर स्थापित कर दिया, नसीराबाद। ये भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है। 1800
ये 3 की बात है लगभग। 1803 में मुगल बादशाह, 1803-4 में मुगल बादशाह नसीर की उपाधि देते हैं किसको? ऑक्टरलोनी को। तो ऑक्टरलोनी ने 1818 में नसीराबाद को सैनिक छावनी के रूप में स्थापित किया। तो ये 6 सैनिक छावनियां आपको ध्यान में रहनी चाहिए। कौन कौन सी हैं? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। नीचे वाली दोनों है, इसमें कोई क्रांति नहीं हुई। 6 सैनिक छावनियां थी। और 6 सैनिक छावनियों में सबसे पहले जो राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू हुई, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई नसीराबाद। कहाँ से हुई? नसीराबाद से। नसीराबाद। अगर हम भारत की बात करें, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। अगर भारतीय दृष्टिकोण से देखें हम, तो 1857 की क्रांति के लिए तिथि तय की गई थी 31 मई 1857, लेकिन तय निश्चित समय से पहले ही भारत में 1857 की क्रांति शुरू हो गई थी। इसके कारण थे भाई, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी पश्चिम बंगाल में उन्होंने विद्रोह कर दिया था और लेफ्टिनेंट ह्यूसन और बाग की गोली मारकर हत्या कर दी थी उन्होंने। चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया वहाँ के सैनिकों ने, खासकर मंगल पांडे ने उसको पकड़ा, फांसी दी। भारत की क्रांति का पहला शहीद कहलाया मंगल पांडे। तो वो घटना हुई 10 मई को। उसका प्रभाव हमारे यहाँ पर फिर धीरे धीरे अलग रूपों में सामने आया। यहाँ की क्रांति जो 1857 की क्रांति है, इसका कारण भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो वो नहीं था जो भारत में क्रांति की शुरुआत के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ की क्रांति का प्रभाव अलग था, यहाँ की क्रांति के कारण अलग थे। क्या कारण था? राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई नसीराबाद में। कहाँ से शुरू हुई? नसीराबाद में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नसीराबाद में विद्रोह है। नसीराबाद में विद्रोह है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। और कब हुई? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को। इसका कारण क्या था? राजस्थान में नसीराबाद में, जो अजमेर में पड़ता है, यहाँ पर 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। तो इसका प्रमुख रूप से कारण क्या हुआ कि यहाँ से क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, जबकि मुख्य रूप से स्थान था कहाँ पर? अजमेर था, केंद्र था वो कहाँ था? अजमेर। होती कहाँ से है शुरुआत? नसीराबाद से। अब देखिए यहाँ जो विद्रोह हुआ, इसका कारण क्या था? कारण ये था कि नसीराबाद में एक रेजिमेंट कार्य करती थी, ये अजमेर में एक रेजिमेंट कार्य करती थी। 15वीं NI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी। कहाँ पर? अजमेर में। और इसको फिर कहाँ भेज दिया? नसीराबाद। कहाँ भेज दिया? नसीराबाद। और फिर अजमेर में किसको लगाया? ब्यावर से मेर रेजिमेंट। ब्यावर से मेर रेजिमेंट बुलाई और इसको कहाँ पर लगा दिया? अजमेर लगा दिया। 1857 की क्रांति का राजस्थान में प्रमुख कारण ये था, नसीराबाद में विद्रोह का प्रमुख कारण ये था कि अजमेर में 15वीं NI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्य करती थी, उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया? नसीराबाद। और अजमेर में किसको लगा दिया? ब्यावर रेजिमेंट को। ब्यावर से मेर रेजिमेंट बुलाई और उसको अजमेर लगा दिया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और इसके ऊपर नजर रखने के लिए
बॉम्बे लांसर्स, अंग्रेजों की वफादार हुआ करती थी ये बॉम्बे लांसर्स जो रेजिमेंट थी, इसको कहा कि 15वीं जो एनआई है इसके ऊपर क्या करें आप, नज़र रखें। यानी ये कहने का मतलब अंग्रेजों की पूर्णतया वफादार थे, अंग्रेज इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास करते थे। तो इसके ऊपर नज़र रखने के लिए 15वीं एनआई के ऊपर नसीराबाद में किसको जिम्मेदारी दे दी गई, बॉम्बे लांसर्स को जिम्मेदारी दे दी गई। 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई। तो ये जो घटनाक्रम हुआ ये पहले का है। तो 27 मई को, कब की बात है, 27 मई की बात है। यहाँ का सैनिक था बख्तावर सिंह। क्या नाम था, बख्तावर सिंह। इन्होंने अपने अधिकारी मेजर प्रिचार्ड से पूछा, मेजर प्रिचार्ड से पूछा कि आपने इस प्रकार से व्यवस्था की है, आपको हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई विश्वास नहीं था। बख्तावर सिंह ने पूछा कि आपने वहाँ से 15वीं एनआई को अजमेर से नसीराबाद में भेजा, अजमेर में ब्यावर से मेरे रेजिमेंट को बुलाया, उसको वहाँ स्थापित किया गया है, और इसके अलावा बॉम्बे लांसर्स को भी है हमारे ऊपर जो संदेह किया जा रहा है कि हम आपके विश्वास पात्र नहीं हैं, हम आपके लिए पूर्ण स्वामी भक्ति के रूप में कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बख्तावर सिंह ने जब मेजर प्रिचार्ड से ये जानकारी पूछी कि आपको हमारे ऊपर विश्वास नहीं था जो यहाँ पर इस प्रकार की व्यवस्था की गई, तो मेजर प्रिचार्ड किसी प्रकार का कोई संतोषप्रद जवाब बख्तावर सिंह को नहीं दे सका। और उसके बाद में 28 मई को, कब की बात है, 28 मई को 15वीं एनआई ने रणभेरी बजाकर उद्घोष करते हुए बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने यहाँ पर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उनको मार दिया। इन दोनों को क्या कर दिया, मार दिया। ये घटना कब की है, 28 मई 1857 को। और इसके साथ में फिर 30 मई को 30वीं एनआई भी इसका साथ देती है। तो ये घटनाक्रम हुआ। स्पॉटिसवुड अंग्रेज अधिकारी, सैनिक में जो छावनी के प्रमुख थे अधिकारी स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इनको नसीराबाद में क्या कर दिया, नसीराबाद छावनी में रणभेरी बजाते हुए यानी उद्घोष कर दिया क्रांति का बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने, और विद्रोह की शुरुआत कर दी। कब की बात है, 28 मई की बात है। और फिर 30 मई को साथ दिया कौन सी इन्फेंट्री ने, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। और यहाँ से फिर जो सैनिक हैं यहाँ विद्रोह कर दिया, स्पॉटिसवुड और न्यूबरी को मार दिया, और इसके अलावा विद्रोह करते हुए ये दिल्ली की ओर रवाना हो गए। विद्रोह करते हुए किधर, दिल्ली की ओर रवाना हो गए। इसके अलावा यहाँ पर स्पॉटिसवुड न्यूबरी तो पूरी तरह से इनको तो मार ही दिया था, न्यूबरी के तो टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। इसके अलावा और भी कुछ सैनिक अधिकारी अंग्रेज थे वो यहाँ पर घायल हो गए। जैसे कौन थे, लेफ्टिनेंट लॉक, कैप्टन हार्डी, ये क्या हो गए थे, घायल हो गए। ये घायल हो गए। और एक और था कर्नल पेनी, ये भी घायल हो गया था। रास्ते में दिल का दौरा पड़ गया था इसको, और दिल का दौरा पड़ने से इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार का घटनाक्रम भी आपको इसके संदर्भ में ध्यान में रखना है। एक बार पुनः रिपीट कर ले। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, नसीराबाद से हुई। नसीराबाद में विद्रोह कब हुआ, तो 28 मई 1857 को हुआ। इसका कारण क्या था कि अजमेर से 15वीं एनआई
अजमेर से 15वीं एनआई को कहाँ भेज दिया गया, तो इसको भेज दिया गया नसीराबाद। और इसके ऊपर नज़र रखने के लिए बॉम्बे लांसर्स को कहा गया कि पूर्णतः इसका ध्यान रखें, ये किसी भी प्रकार की अन्य गतिविधियों में शामिल न हो, कोई भी विद्रोही गतिविधियों में शामिल न हो, क्योंकि भारतवर्ष में क्रांति की शुरुआत 10 मई को हो चुकी थी। ब्यावर से मेरे रेजिमेंट को बुलाया, उसको कहाँ लगा दिया, अजमेर लगा दिया। तो 27 मई को यहाँ 15वीं जो एनआई है उसके सैनिक बख्तावर सिंह ने अपने अधिकारी से पूछा, मेजर प्रिचार्ड से, कि आपको हमारे ऊपर किसी प्रकार का विश्वास नहीं है। तो ये कोई संतोष पर जवाब नहीं दे सका। तो 28 मई को 15वीं एनआई के सैनिक बख्तावर सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने रणभेरी बजाते हुए क्रांति के शुरुआत कर दी, क्रांति का बिगुल बजा दिया। और सैनिक अधिकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे नसीराबाद छावनी में स्पॉटिसवुड और न्यूबरी, इन दोनों को मार दिया। और लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी क्या हो गए, इस घटनाक्रम में घायल हो गए। और कर्नल पेनी घायल अवस्था में जब यहाँ से भाग रहे थे तो इनका दिल का दौरा पड़ गया। और दिल का दौरा पड़ने से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। 28 मई को ये विद्रोह हुआ। तो अगली 30 मई को 30वीं जो एनआई थी नेटिव इन्फेंट्री, इन्होंने भी विद्रोहियों का क्या दिया, साथ दिया। यहाँ से विद्रोह करते हुए यहाँ के नसीराबाद के जो सैनिक हैं वो किधर कूच कर गए, दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। इतिहासकार कहते हैं कि नसीराबाद के जो सैनिक थे अगर दिल्ली न जाते हुए अजमेर की तरफ जाते, जहाँ पर अंग्रेज़ों का तोपखाना, अंग्रेज़ों का जो गोला बारूद वगैरह जो हथियार थे वो सारे के सारे अजमेर में ही एकत्रित थे। अगर वहाँ जाकर अजमेर पर आक्रमण करते, अजमेर छावनी पर, तो अजमेर से जो भी हथियार वगैरह थे इनको मिलते तो इनकी स्थिति और मजबूत होती, विद्रोह काफ़ी बड़ा रूप धारण करता। लेकिन इनकी असफलता का कारण ये भी रहा कि ये सीधे कहाँ चले गए, दिल्ली की ओर चले गए। तो इस प्रकार के घटनाक्रम आपको नसीराबाद छावनी से संबंधित ध्यान में रखना है। उसके बाद में आगे चलें तो नीमच में विद्रोह होगा। आगे होगा कहाँ पर, नीमच में विद्रोह। नीमच में विद्रोह है। नीमच में विद्रोह है कब हुआ, तो नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। नीमच में विद्रोह कब हुआ, 3 जून 1857 को। और यहाँ जो नीमच है ये आपको पता है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन था। नीमच मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन था। और यहाँ का जो अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी एबॉट था। कौन था, एबॉट, अंग्रेज अधिकारी एबॉट था। तो देखिए यहाँ क्रांति विद्रोह की शुरुआत किसने की, तो आप ध्यान रखेंगे मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में। मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में कब हुई, 3 जून 1857 को क्रांति हुई। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अधीन ही हुआ करता था नीमच। और यहाँ अंग्रेज अधिकारी कौन था, एबॉट। और ये दोनों क्रांति का विद्रोह की शुरुआत करने वाले नेता थे। नीमच में विद्रोह के क्या कारण रहे, यहाँ पर विद्रोह क्यों हुआ, तो 2 जून को, कब की बात है, 2 जून को मोहम्मद अली बेग सैनिक था एक, मोहम्मद अली बेग 2 जून को मोहम्मद अली बेग जो यहाँ का सैनिक था नीमच में, इन्होंने अपने अधिकारी, कौन था भाई, एबॉट, इनके सामने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रतिज्ञा करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। प्रतिज्ञा या कह सकते हैं शपथ लेने से मना कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ
लेने से मना कर दिया। किसने? मोहम्मद अली बेग ने। किसके सामने? यहाँ छावनी अधिकारी एबोट के सामने। कि इन्होंने अच्छी बात कही कि जब अंग्रेजी अपनी निष्ठा के ऊपर कायम नहीं है तो हम अंग्रेजी साम्राज्य के समक्ष प्रतिज्ञा क्यों करें? क्योंकि अंग्रेजों ने भारतवर्ष में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स पद्धति, हड़प पद्धति, गोद निषेध प्रथा ऐसी व्यवस्था कर रखी थी। अवध को हड़प लिया, इसके अलावा आपको पता है झांसी को, सतारा को, इस प्रकार की कई रियासतें थी उनको, संबलपुर, जैतपुर, इसके अलावा और भी उदयपुर, इन सभी रियासतों को हड़प लिया था। जो पेशवा थे इनकी पेंशन बंद कर दी थी। अवध के वाजिद अली शाह की मृत्यु के पश्चात उसको हड़प लिया था। तो मोहम्मद अली बेग ने कहा कि जब अंग्रेजी अपनी बात पर कायम नहीं है तो हम अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा की शपथ क्यों लें? तो अगले ही दिन 3 जून को मोहम्मद अली बेग ने और हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में के सैनिकों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया नीमच छावनी में। और यहाँ से विद्रोह, इनके नेतृत्व में क्या हुआ? विद्रोह। और यहाँ से विद्रोह किया तो इन्होंने अंग्रेज सार्जेंट और उनकी पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी। और यहाँ से विद्रोही कहाँ गए? ये चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, इनके सरकारी खजानों को लूटते हुए निम्बाहेड़ा में तो विद्रोहियों का स्वागत भी किया गया। देखिए कहाँ पर? नीमच के विद्रोहियों का स्वागत कहाँ किया गया? निम्बाहेड़ा में स्वागत किया गया। और यहाँ से फिर ये आगे बढ़े तो शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह, इन्होंने इनका सहयोग किया, समर्थन किया। तो नीमच के विद्रोहियों का साथ दिया किसने? शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने इनका क्या किया? साथ दिया था। किनका? तो यह आपको ध्यान में रखना है, नीमच के विद्रोहियों का। अंग्रेज अधिकारी के सामने मोहम्मद अली बेग ने प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया। तो उसके पश्चात विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ से विद्रोही अंग्रेज सार्जेंट, उसकी पत्नी, उसके बच्चों की हत्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़, हमीरगढ़, बनेड़ा, यहाँ के सरकारी खजानों को लूटते हुए निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां विद्रोहियों का स्वागत किया गया। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह ने विद्रोहियों का सहयोग समर्थन किया और विद्रोहियों का पीछा कर रहे जो सैनिक अधिकारी थे उनको अपने राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। दरवाजा बंद कर दिया गया उनके लिए कि आपको यहाँ प्रवेश नहीं है। और यहाँ से फिर ये आगे बढ़े तो उसके पश्चात ये पहुँचे कहाँ पर? विद्रोही देवली। कहाँ पहुँचे? देवली पहुँचे। और देवली में महिदपुर टुकड़ी कार्य करती थी। महिदपुर टुकड़ी, इसके सैनिकों को साथ में ले लिया। इसके सैनिकों को क्या किया? साथ में लिया। और साथ में यानी यहाँ के सैनिकों को भी मिला लिया अपने साथ में, और विद्रोह करते हुए आगे की ओर बढ़े। तो देवली में भी विद्रोह हुआ। कब? लगभग 10 जून की बात है। यहाँ विद्रोह हुआ। यहाँ के जो महिदपुर टुकड़ी के जो भी सैनिक थे वो नीमच के विद्रोहियों के साथ में हो गए, यहाँ से रवाना हो गए। और फिर देवली में क्या हुआ? जहाजपुर के 800 मीणा सैनिकों को क्या किया गया? शामिल किया गया। क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे वो सारे के सारे तो नीमच के विद्रोहियों के साथ में हो गए, रवाना हो गए आगे की तरफ। और पीछे ये जो देवली छावनी थी यहाँ पर कोई सैनिक नहीं बचा। तो अचानक जहाजपुर के 800 मीणा सैनिकों को क्या किया गया? शामिल किया गया। अब देखिए इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ। तो विद्रोहियों का, इसके अलावा 40 अंग्रेज अधिकारियों पीछा कर रहे थे। तो 40 अंग्रेज अधिकारियों को डूंगला गांव, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है डूंगला,
ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखें। डुंगला के रुगाराम किसान, रुगाराम नामक किसान ने इनको क्या दी थी, शरण दी थी। चालीस अंग्रेज अधिकारी जो नीमच के विद्रोह का पीछा कर रहे थे, तो यहाँ विद्रोह कर दिया नीमच छावनी में, तो यहाँ के लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागे और डुंगला चित्तौड़गढ़ के रुगाराम किसान के पास में आए और इन्होंने इनको क्या दी थी, शरण दी थी। और उसके बाद में इसके अलावा केसुंदा के राम सिंह पटेल, केसुंदा गांव है ये भी चित्तौड़ में, यहाँ के राम सिंह पटेल ने भी अंग्रेजों को शरण दी थी। पटेल ने भी क्या दी, शरण दी। यहाँ तो कुछ डॉक्टर वगैरह ही थे, डॉक्टर केन मुर्रे वगैरह, जिनको राम सिंह पटेल ने केसुंदा गांव में शरण दी थी। बाकी ये जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे डुंगला चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान के पास में शरण लेते हैं। और उसके बाद में मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन था, सोवर्स, उसके कहने पर, सोवर्स के कहने पर मेवाड़ की जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिर में शरण दी, जग मंदिर में रखा। इनको, ये जो नीमच छावनी से भागे हुए जो अंग्रेज अधिकारी थे, इनको मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट सोवर्स के कहने पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी ने इनको कहाँ दी, जग मंदिर में शरण दी। और गोकुल चंद मेहता नामक एक व्यक्ति थे, वहाँ पर उनकी देखभाल करते हैं, किनकी, इन अधिकारियों की, कहाँ पर, जग मंदिर में। तो ये बातें भी नीमच के विद्रोह से संबंधित हैं, यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। एक बार पुनः रिपीट करवा दें, नीमच में विद्रोह कब हुआ, 3 जून 1857 को। इसका कारण क्या था कि 2 जून को मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करने की शपथ लेने से मना कर दिया। नीमच में जो अंग्रेज अधिकारी था छावनी का, वो एबोर्ड था, और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के अंतर्गत यह आता था नीमच। यहाँ विद्रोही कौन थे, मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह, इनके नेतृत्व में नीमच में विद्रोह हुआ। विद्रोह के पश्चात विद्रोही अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी बच्चों की हत्या करते हुए आगे बढ़ते हैं। निम्बाहेड़ा में विद्रोहियों का स्वागत होता है। शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह विद्रोहियों का साथ देते हैं और यहाँ से जो 40 अंग्रेज अधिकारी थे वो डुंगला चित्तौड़गढ़ में रुगाराम किसान है उनके यहाँ पर शरण लेते हैं। मेजर सोवर्स के कहने पर मेवाड़ की महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको जग मंदिरों में शरण दी थी। इसके अलावा केसुंदा के राम सिंह पटेल ने भी कुछ जो अंग्रेज डॉक्टर वगैरह थे उनको यहाँ पर अपने यहाँ शरण दी थी। और जब विद्रोही शाहपुरा के राजा लक्ष्मण सिंह के पास में आते हैं, यहाँ से फिर देवली जाते हैं। देवली में महिदपुर टुकड़ी को अपने साथ में कर लेते हैं और दोनों सेनाएं मिलकर विद्रोह करती हुई आगे की दिल्ली की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो पीछे देवली के जो छावनी थी उसमें जहाजपुर के 800 मीणा सैनिकों को शामिल किया जाता है। और जब ये आगे विद्रोही आगे की तरफ चले जाते हैं तो पीछे से फिर सोवर्स का यहाँ पर क्या हो जाता है, कब्जा हो जाता है। ये बातें ध्यान में रखनी है, नीमच में विद्रोह है। उसके बाद में आगे एक छावनी और देख लेते हैं हम, एरिनपुरा में विद्रोह है। एरिनपुरा में विद्रोह है। 1857 की क्रांति का एरिनपुरा में विद्रोह है। एरिनपुरा आपको पता है कहाँ पड़ता है, पाली में। और ये जोधपुर लीजियन का क्या था, मुख्यालय। जोधपुर लीजियन का मुख्यालय था। यहाँ पर क्रांति कब हुई, तो यहाँ पर 21 अगस्त 1857 को हुई। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ। और किन किन के नेतृत्व में यहाँ पर विद्रोह हुआ, तो ये नेतृत्व भी ध्यान रखें। शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, इनके नेतृत्व में यहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के पश्चात यहाँ पूर्विया सैनिकों ने क्या किया, आबू पर
आक्रमण किया। पूर्वीय सैनिकों ने क्या कर दिया, आबू पर आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर, आबू पर आक्रमण कर दिया। और इसके अलावा सिरोही में जो अधिकारी था होल, छावनी अधिकारी होल, उसके बंगले पर आक्रमण कर दिया। होल के बंगले पर क्या कर दिया, आक्रमण। तो कहा जाता है कि यहाँ पर बंगले पर उस समय एजीजी, जो राजपुताने का एजीजी था, उसका पुत्र अलेक्जेंडर, क्या नाम था, अलेक्जेंडर, वो घायल हो गया। तो उसके बाद में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये भी ध्यान रखेंगे, पूर्वीय सैनिकों के द्वारा आबू पर आक्रमण कर दिया गया। और जो छावनी अधिकारी था सिरोही में, उसके बंगले पर भी यहाँ पर धावा बोल दिया। और उसमें एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर घायल हो गए, उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में यहाँ के सैनिक आगे बढ़े और इन सैनिकों में, एरिनपुरा के विद्रोही सैनिकों में एक शिवनाथ सिंह, क्या नाम था, शिवनाथ सिंह, जो ईडर गुजरात का रहने वाला था। इनके नेतृत्व में सैनिक एकजुट हुए और ये चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसका नारा देते हुए आगे की ओर बढ़े। और रास्ते में फिर ये जब आगे बढ़े तो खेरवा एक स्थान पड़ता है पाली में, यहाँ पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से विद्रोहियों की क्या हुई, मुलाकात हुई। कुशाल सिंह चंपावत से क्या हुई, मुलाकात। तो इन्होंने इनको सहयोग और समर्थन दिया, कुशाल सिंह चंपावत ने। फिर कुछ सैनिक तो यहाँ रुक गए, लेकिन कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आगे बढ़े और इन्होंने रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। रेवाड़ी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। लेकिन कुछ समय पश्चात ही नारनौल के पास अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड, क्या नाम था, गेरार्ड। उसके नेतृत्व में शिवनाथ सिंह की क्या हो गई थी, हार हो गई। ये बात है 16 नवंबर 1857 की। नारनौल के पास में विद्रोहियों की क्या हो गई, हार हो गई। अंग्रेज अधिकारी कौन था, गेरार्ड, इसके नेतृत्व में अंग्रेज क्या हो गए भाई, विजयी हो गए। तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। एरिनपुरा में विद्रोह है। एरिनपुरा कहाँ पड़ता है, पाली में। जोधपुर लीजियन का यहाँ मुख्यालय था। क्रांति कब हुई, 21 अगस्त 1857 को। नेतृत्व किसने किया, शीतल प्रसाद तिलकराम मोती ने। यहाँ पूर्वीय सैनिकों ने सिरोही पर आक्रमण कर दिया, आबू के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर। और सिरोही में जो छावनी अधिकारी था होल, उसके बंगले पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर एजीजी का पुत्र अलेक्जेंडर घायल हो गया बुरी तरह, उसकी मृत्यु हो गई बाद में। यहाँ से सैनिक आगे बढ़े, ईडर के शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए आगे की ओर बढ़े। तो खेरवा पाली में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से इनकी मुलाकात हुई और कुशाल सिंह ने इनको सहयोग दिया, अपना समर्थन दिया। उसके पश्चात यहाँ से विद्रोही आगे बढ़े, शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में रेवाड़ी पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद में 16 नवंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी गेरार्ड के नेतृत्व में नारनौल के पास में शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना क्या हो गई, पराजित हो गई थी। तो ये एरिनपुरा में विद्रोह है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हम 1857 की क्रांति का राजस्थान से संबंधित जो पार्ट है उसको हम यहीं पर सीमित करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में।